आपने विपक्षियों पर आरोप लगाया, लेकिन आप मायावती जी को विपक्षियों में नहीं गिनते हैं। आप कभी नहीं कहते कि मेरी उनसे सीधी लड़ाई है। पर मायावती कह रही हैं कि आप खड़े हुए हैं उनका वोट काटने के लिए, दलितों को गुमराह करने के लिए। देखिए ऐसा है, हुँ, बड़ी हैं, बहुत दिन हुए उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया। नाम लेती तो फिर मैं कुछ कहता। हुँ, सवाल ये है कि पहली बात तो मैं बच्चों से नहीं लड़ता हूँ। छोटे बच्चों को मैं समझता हूँ कि वो खिलौने से खेलने के लिए, उनसे नहीं लड़ना चाहिए, वो नादान होते हैं। और बड़ों से के सामने कभी मैं बड़ों के सामने बोलता नहीं। अब सवाल ये है कि कब तक दलित की खाल इस देश में खिंचती रहेगी। एनसीआरबी का डाटा जो कहता है महिलाओं से रेप हत्या होती है, तो उन महिलाओं को, उन बेटियों को सम्मान की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है? और इतनी पुलिस, इंटेलिजेंस, आईबी, तमाम सरकारी अर्धसैनिक बल और बॉर्डर, तमाम जो है आर्मी, सब कुछ होते हुए भी फिर भी कोई बाहर का आदमी थोड़ा बहन बेटियों का शोषण कर रहा है, तय कर रहा है। सवाल ये है कि सरकार के पास एजेंडा क्या है महिलाओं को सुरक्षा देने का, सशक्त करने का, या बस चुनावी पुल बांधना है, चुनावी सभाओं में बड़े बड़े भाषण देना ही उनका वो है। मैं समझता हूँ कि अभी महिलाएं भारत में न सुरक्षित है न स्वतंत्र है। 1 साल पहले मटकी छूने पर हत्या हुई, मूछें रखने पर हत्या हुई राजस्थान में, घोड़ी पे बैठने पे आज भी बारात को रोका जाता है। आज भी जो है मंदिर में जाना, अभी मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज के लोग मंदिर में जाने में रोका गया। तो मैं समझता हूँ कि जब आज भी इतनी गैर बराबरी, तो फिर वो किस मुंह से इस तरह के टिप्पणियां करते हैं? और ऐसा लगता है एक ही टाइटल के लोग हो जो ज़्यादा इस बात को लिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी कलाई खुलने से डरते हैं कि अगर इस देश की वास्तविकता में जातिगत जनगणना हो जाए और आर्थिक गणना भी हो जाए, तो शायद पता लग जाए कि किस जाति पे कितने रिसोर्स हैं, किस जाति को किस चीज़ का लाभ मिला है, जाति के प्रिविलेज का या और तमाम तरह के जो पहले से उनके लोग सिस्टम बैठे हैं उनका लाभ मिला है। शायद एक बार जातिगत जनगणना हो और आर्थिक गणना हो तो शायद पता लग जाए कि आरक्षण का लाभ किसको मिला। क्या है आपके एजेंडे में नगीना के लिए? यहाँ की समस्याएँ क्या हैं? और आप किस प्लान के साथ चल रहे हैं? क्या करेंगे अगर जीत गए तो? नगीना में बहुत सबसे बड़ी समस्या नगीना में नहीं, देश भर में बेरोजगारी की है। फिर महंगाई भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर यहाँ पे बाढ़ की समस्या है, बाढ़ से भूमि का कटान हो जाता है, बहुत सारी खेती बह जाती है, लोगों पर रहने की ज़मीन, घर उनके बह जाते हैं, खो की समस्या है। यहाँ जो है गुलदार की समस्या, गुलदार ने 25,000 लोग जान ले ली, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने एक दिन पूरे दिन आंदोलन किया रात तक, तब जाके 100 पिंजरे लगे। मैंने मांग उठाई कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिले, तब 5 लाख का मुआवजा देना शुरू किया। और उसके साथ साथ यहाँ सड़कों की, यहाँ का पानी खराब हो गया है, बिजली की, तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो हमारे सामने हैं। उसके बाद यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, मेडिकल, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है उस तरह का, और ना ही हायर सेंटर है। मैं चाहता हूँ एम्स जैसे हॉस्पिटल यहाँ बने, मैं चाहता हूँ यहाँ स्पोर्ट कॉलेज बने। गाँव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिल रहा है। जिस तरह मेरे जैसे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ रहा है, उस तरह गाँव के बच्चे बहुत प्रतिभावान होते भी वो आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि गाँव की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। पैसे वालों की खीर हो रही है, गरीबों की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। तो जिनके अंदर क्षमता है उनको अवसर मिले, इसलिए यहाँ स्पोर्ट कॉलेज बने, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बने, यहाँ स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। उसके साथ साथ जो है यहाँ जो है अच्छे उद्योग धंधे लगे जिससे नौजवानों को रोज़गार मिले। यहाँ जो है कुटीर उद्योग लगे जिससे महिलाओं को रोज़गार मिले। तमाम तरह की बुनियादी जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनके लिए सरकार जिम्मेदारी को उसको समझे, क्योंकि टैक्स जनता ही तो देती है सरकार को चलाने के लिए। उस टैक्स को चाहे आप अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दो, चाहे गरीबों के लिए कुछ कर दो, चाहे आप उनके करोड़ों रुपए के जो है मीडिया को एडवर्टाइज दे दो, या फिर उनके लिए कुछ कर दो। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जो आसानी से नहीं जीती जा सकती। उसके लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। किसी भी तरह का परिवर्तन बिना शक्ति के नहीं होगा।